आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज 5 का 5 प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। नाजरीन, प्रोग्राम की शुरुआत सबसे बड़ी और अहम खबर जो है, कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है और कल 11 बजे मीटिंग बुलाई है। जितने भी रुकन असम्बली हैं जो कानून हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, उनका सभी को मीटिंग में बुलाने की दावत दी गई है। सब उस मीटिंग में हाजिर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कल सुबह कानून साजों के साथ एक अहम इजलास की वो सदारत करेंगे। आपको बताते चले कि ये मीटिंग उस वक्त बुलाई गई है जब वजीर दाखिला भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जब आने वाले दिनों के दौरान वजीर आज़म मोदी भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये मीटिंग उस वक्त बुलाई गई है जब कल लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल को पास किया गया है और उसके साथ साथ ही जब एलजी की जानिब से 2 रोज कबल ही कुछ बड़े फैसले 48 अफसरान के तबादले हुए हैं। एक हुक्मनामा उस हवाले से जारी कर दिया गया है। उसके बाद ही वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इजलास बुलाया गया है। इजलास ऐसे वक्त में जब वजीर आजम का भी दौरा है जम्मू कश्मीर, 19 अप्रैल को वो दौरा कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही वजीर दाखिला अमित शाह भी जम्मू कश्मीर का आने वाले दिनों के दौरान 6 अप्रैल को वो दौरा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप मुबारक गुल, उनकी जानिब से एक नोटिस जारी की गई हैं जिसमें इस इजलास के हवाले से वाज़ेह कर दिया गया है कि जितने भी मेंबरान हैं वो सब हाजिर रहेंगे। कल इजलास 11 बजे नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के रिहाइश गाह पर मुनक्कद होगा। और यह इजलास का एजेंडा अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वाज़ेह तौर पर जाहिर नहीं किया गया क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, लेकिन ज़राए के हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जो 2 रोज कबल 48 के अफसरान का तबादला, उस हवाले से ये मीटिंग बुलाई गई है। और इस मीटिंग के साथ साथ ही क्या कुछ एजेंडा इस रहेगा वो भी कल ही पता चलेगा। लेकिन जराए के हवाले से जो खबर आ रही है कि वो उसमें एजेंडे में यही शामिल है कि कल बाज़ाब्ता तौर पर जो एलजी की जानिब से फैसला लिया गया है 48 के अफसरान का, वो इस मीटिंग का खास एजेंडा रहेगा। और उसके साथ साथ ही वक्फ तरमीमी बिल और दीगर कुछ अहम मामलात उस मीटिंग में उस पर भी तबादुले ख्याल किया जाएगा। और तमाम एनसी के अरकान को असेंबली जो उन्हें हिदायत दी गई है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और उसके साथ साथ ही जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं जिनमें कांग्रेस के रुकन असेंबली और उसके साथ साथ ही कुछ आज़ाद उम्मीदवार, वो भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। कल बाज़ाब्ता तौर पर 11 बजे ये मीटिंग मुनक्कद होगी। आपको बताते चले कि चंद रोज कबल एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जो एक हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें 48 के अफसरान का तबादला हुआ है, जिसके बाद ही मुख्तलिफ सियासी लीडरान की जानिब से सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई और जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत काफी इसमें तेज भी हो गई और एक दूसरे पर जो इल्जामात वो तराशे जा रहे हैं। आज की इस खबर पर, आज की इस मौजू पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनमें एडवोकेट आदित्य गुप्ता, ये पीडीपी से उनका ताल्लुक है, और उसके साथ साथ ही कांग्रेस से जगदीप सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदर्श गुप्ता जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और शेख उवैस नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है, आपका भी बहुत बहुत उवैस साहब इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहले आपके पास ही आते हैं क्योंकि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक अहम मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। आखिर इस मीटिंग का अहम एजेंडा क्या है? क्या एलजी की जानिब से जो 2 रोज कबल फैसला लिया गया है वो इस मीटिंग का हिस्सा है? वक्फ तरमीमी बिल जो कल लोकसभा में पास हुई है वो हिस्सा है? क्या कुछ मुद्दा और क्या कुछ एजेंडा इस मीटिंग का रहेगा? उवैस जी, तरफ से सलाम और नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम, और जो पैनल में बैठे इनको आदाब और सलाम मेरी तरफ से। जो ये मीटिंग की बात आप कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो आज जो ये वक्फ की बिल जो ये पास हुई है, लाइक कि ये एक बड़ा मैं कहूँ तो एक बड़ा सेटबैक है पूरी कंट्री में
कि जिस तरह इन्होंने ये बिल को पास किया, आपको भी पता है कि ये एक काफी वहियात मुंह मैं कहूंगा अपनी सियासत की रोटी को जिंदा रखना है बीजेपी वालों को। तो ये चीज को इन्होंने आज इस बिल को लाके इस बिल को इन्होंने पास करा दिया। पहले तो मीटिंग का एक एजेंडा वो रहेगा कल की मीटिंग में जो उमर साहब की है, और दूसरी मीटिंग जो है, जो आपने सही फरमाया कि एलजी साहब का वो जो शासन जो चल रहा है, एक गुंडागर्दी जिसको मैं कहूंगा, वो अभी तक रुकी नहीं है। जो आप ये देख रहे हैं कि जो एक केस एस्पिरेंट जो हमारे ये जो पोस्ट वगैरह जो ट्रांसफर जिसमें एलजी का ये रोल रहा है, 48 एस्पिरेंट का जो ट्रांसफर हुआ है, उस पे भी जरूर बात होएगी। और भी कुछ मुद्दे हैं लाइक कि एक जो आप कल ही आपके सामने आएगा, आवाम के सामने आएगा, इसके बगैर भी काफी मुद्दे हैं जिसपे कल वहां पे बात होगी इस चीज को लेके। दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा पीडीपी के तर्जुमान उनके पास जानने की कोशिश करें। आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मनोज सिन्हा एलजी की जानिब से जो हालिया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है जिसमें 48 के अफसरान का तबादला हुआ है, हुकूमत काफी इस पर नाराज है, पीडीपी का मौकफ क्या कुछ है इस फैसले पर? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको नमस्कार, मेरे पैनलिस्ट सबको नमस्कार और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार जी। देखिए, ये तो राइटिंग ऑन दी वॉल थी। एलजी साहब का तो सामने ही था कि वो एलजी साहब अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर ही थे, मसल फ्लेक्स कर ही रहे हैं। वो जब वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है उनको। और एट द सेम टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट भी तो कोजी होकर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने कभी भी उठ के ये बात नहीं कही है कि साहब यहाँ पर एलजी की पावर्स एक्सेस हो रही हैं या सेंट्रल की ज्यादा है। कभी सवाल नहीं पूछा जाता एलजी की। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात, लॉ एंड ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर का खराब हुआ है क्या ना, उसके ऊपर किसी ने कभी, एलजी साहब के अंडर पुलिस आती है, पुलिस के कभी फ्लॉज होते हैं, एलजी इज नॉट सेट टू बी अकाउंटेबल। सवाल सरकार की तरफ से भी कभी पूछा नहीं जाता। ट्रेजेडी ये है जम्मू के साथ इस वक्त। इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट, अगर यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, अगर वो कहती है उसके पास पावर नहीं है, बट लेकिन सवाल पूछने की पावर तो है ना, वो उठ के सवाल पूछ सकते हैं। वो बात पूछ सकते हैं कि एलजी साहब क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी सेट करते, कौन से वो अफसरान हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं की जाती। ये एक तरफा जो प्यार नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ज्यादा करने की कोशिश कर रही है, कोजी होने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। आपको तो देख ले 48 केस अफसर ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब कि आप इमेजिन करें कि फ्लेक्स किया है ना एलजी ने मसला अपना, जो इसकी पावर उनके पास नहीं है, उन्होंने बावजूद उसके उन्होंने ऑर्डर पास किया। और आप क्या कर रहे हैं, आप 50 एमएलए की आप बना के, मैं सवाल तो तब होगा, बात ये होगी कि अगर आगे आने वाले अमित शाह के सामने ये बात रखी जाए, व्हाई इज इट उमर अब्दुल्ला ट्विटर साइलेंट नाउ? वो कहीं पे बाग में अगर सैर करने जाते हैं ट्विटर पे आती है, कुछ भी करते हैं उसकी बात ट्विटर पे आती है। व्हाई इजंट ही एक्सप्रेसिंग हिज कंसंट्रेट ऑब्जेक्शन टू एक्सेस ऑफ पावर्स एक्सरसाइज बाय एलजी? जो पावर्स उनका नहीं वेस्टेड है, फिर भी देखिए एलजी के अकाउंटेबिलिटी सेट करनी बहुत जरूरी है। और सरकार अगर वो अकाउंटेबिलिटी सेट करे, उससे बेटर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। सरकार को उठ के एलजी को सवाल पूछने चाहिए जब नहीं पावर, अगर चाहे वो सिक्योरिटी के मामले हो, उन मामलों में जिस तरीके से प्रॉपर ड्रग माफिया चल रहा है, क्या सरकार इसके ऊपर बात नहीं कर सकती उठ के? क्या इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी स्टेट नहीं कर सकती पुलिस के ऊपर? वो एलजी साहब के अंडर है ना, आपको वो सब कुछ पूछना पड़ेगा, एंड दैट मसल यू हैव टू फ्लेक्स। लेकिन आप वो चीज कर नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, आपका स्टेटहुड का, आपने हर चीज स्टेटहुड के आसपास बांध दी है। देखिए आपके पास पावर्स हैं, आप लोगों के नुमाइंदे हैं, आपके अच्छा मैंडेट है, आपके पास एक अच्छी मेजोरिटी है, आप मेजोरिटी पॉपुलेशन को इस टाइम पे आपके बैकिंग है। और जहां पर लोगों की बात है वहां पे पीडीपी के 3 एमएलए भी आपके साथ है, लेकिन आप बात ही नहीं करते, आपने मुंह ही बंद कर लिया हुआ है। तो आदित्य जी, आदित्य जी आपके पास दोबारा आऊंगा। अब जरा कांग्रेस के पास चलते हैं। कांग्रेस तो हुकूमत का हिस्सा है। जगदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो एलजी का फैसला जो 2 दिन पहले ही 48 के अफसरान का तबादला हुआ है, आप इस फैसले से कितना मुतफिक है, या क्या आप मानते हैं कि एलजी की जानिब से जो फैसला लिया गया है ये यकतरफा है? गौहर भाई आदाब, आपके दर्शकों को मेरा साधुवाद। देखिए, मैं इस बात को और इस चर्चा को एक नए सिरे से पकड़कर आपके सामने रखना चाहता हूं जी।
साल 2014 में जब महाराष्ट्र के चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे थे, तब पहली दफा भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार का नारा दिया। कभी किसी ने इस पर गौर किया कि है क्या नारा और इसके क्या अर्थ हैं? हकीकतन पूछिए तो ये संविधान पर घातक और जानलेवा प्रहार है। ये दरअसल एक धमकी है, एक चेतावनी है तमाम देश के राज्यों को कि भाई अगर आपने हमारी सरकार अपने राज्य में नहीं बनाई तो आपको वो डबल इंजन की सरकार नहीं मिलेगी। और इट्स प्रीटी अनफॉर्चुनेट कि जम्मू कश्मीर में इनके हिसाब से डबल इंजन की सरकार नहीं है। पहले रिकंस्ट्रक्शन एक्ट की धारा 55 लगाकर उस एलजी महोदय के हाथ में तमाम पावर्स और बढ़ाकर पकड़ा दी गई, जिनका अपना किरदार जो है वो सवालों की जद में है, जो अपने बेटे की शादी की सगाई में 8,000 रुपया थाली जो है वो लोगों की जेब से निकालते हैं। जब एक आईएएस ऑफिसर इस पर इल्जाम लगाता है तो फिर वो पैसा भरा जाता है। 1200 करोड़ के गड़बड़ झाले का आरोप दूसरे आईएएस ने लगाया इन पर। बावजूद उसके वो व्यक्ति जो अपना चुनाव लाख सवा लाख वोटों से हार कर आया और विगत लोकसभा चुनाव में 3 महीने तक एलजी साहब जो है वो प्रचार के लिए अपने गृहनगर चले गए। आप मुझे बताइए, ऐसी परिस्थिति में ये अंततः, मैं मानता हूं उमर अब्दुल्ला साहब एक मजे नेता है, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, उन्होंने मरकजी सरकार के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। ये भी सच है कि स्टेटहुड उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां भाजपा वैसे ही व्यवहार कर रही है जैसे ये तमाम गैर भाजपाई प्रदेशों में करती है। सिक्योरिटी रिव्यू की 2 बैठकें होती हैं, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता, बताया तक नहीं जाता। तो क्या ये एक ऐसे प्रदेश में जहां इतने सशक्त जनादेश के बाद, इतने बड़े मैंडेट के बाद सरकार प्रभाव में आए और एक एलजी जिसको मैं पहले बता चुका हूं अपनी क्रेडिबिलिटी पर जवाब देना मुश्किल है, उसे आपने वो तमाम अख्तियार पकड़ा दिए। बिजनेस रूल्स का आपने अभी तक कुछ फाइनलाइजेशन नहीं किया और आज स्थिति यह बना दी कि अब आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना दखल जो है वो जानबूझकर और जबरन देते चले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस पर मौजूदा हमारी सरकार कड़ा संज्ञान लेगी और कल की बैठक में इस पर जरूर बात होगी। दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा आदर्श गुप्ता जो सियासी माहिर हैं, आपसे जानना चाहेंगे जो एलजी की जानिब से फैसला लिया गया है, क्या ये फैसला उनके इख्तियारात में है या उन्होंने हुकूमत को नज़रअंदाज करके और उस वक्त ये फैसला लिया जब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के ईद की तकरीबात में मसरूफ थे, उसके साथ ही ये फैसला लिया गया? आप इस फैसले को कहाँ मानते हैं? क्या ये फैसला एकतरफा है? गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सर नमस्कार जी। गौर साहब, जिस चीज का डर था यूटी बनने के बाद यहाँ हुकूमत बनेगी वही सामने आया। वही बात शुरुआत में हुई थी कि जम्मू कश्मीर में यूटी में जब सरकार बनेगी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी हालात दिल्ली जैसे ही बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता हम शायद वो दिल्ली की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। सभी ने कहा बार बार, सबको यही एक ही बात कही कि आपको पता है यूटी में है, यूटी की सरकार है, यूटी बनने जा रही है, फिर भी आपने चुनाव लड़े। लेकिन एक वादे के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़े कि उन्होंने कहा कि हमें आपको जल्दी राज्य का दर्जा देंगे। राज्य का दर्जा देने का मतलब है कि आप सरकार चलाओगे, अपनी मर्जी से सरकार चलाओगे, लोगों की मर्जी की सरकार चलाओगे, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे यहाँ पे आए हुए हैं वो सरकार चलाएंगे। लेकिन जिस बात का हमें संदेह था वो होनी शुरू हो गई है। अब कल की मीटिंग जो बुलाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हालांकि उनका एजेंडा नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से पता चल रहा है, क्योंकि वक्त के ऊपर बात नहीं ज्यादा होनी है, क्योंकि आज जो स्पीकर अब्दुल रहमान रौतर उन्होंने क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट का मसला है, पार्लियामेंट में से पास किया, ठीक है या गलत है उसके ऊपर वो बोल सकते हैं, लेकिन इस मीटिंग के अंदर शायद वो इतना ज्यादा इसके ऊपर बातचीत ना हो। लेकिन ये एक बहुत एक ऐसा एक जो ट्रांसफर्स का है जेकेपी वाला, ये एक बहुत बड़ा मसला है। आईएएस की ट्रांसफर्स पहले भी होगी, इससे पहले भी सरकार के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बहुत बार कहा था कि जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो सारे आईएएस ऑफिसर लगाए हुए हैं और आईएएस ऑफिसर जो है उनकी ट्रांसफर उनका सब कुछ एलजी के हाथ में है। अब रही बात जेके वालों की, तो जेकेएस वालों की, तो उनकी ट्रांसफर जो है सरकार ने करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भी अगर एलजी ही करते रहेंगे तो सरकार ने यहाँ बैठ के क्या करना है? सिर्फ वो नए जो स्कॉर्पियो आए हैं उनके ऊपर वो चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और वो जो सैलरी उनको बढ़ाएगी ये खाएं पिएंगे, ना किसी का काम होगा, इसी बात में उलझे रहेंगे। अब यही हालात बनने जा रहे हैं जो लग रहा है जिसपे मैं इस बात के लिए, मैं चूंकि आपके इस पैनल में सभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं जो उसका पक्ष रखेगा, जो कहेगा कि एलजी साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो
तीनों पक्ष जो अब हमारे सामने बैठे हुए हैं, तीनों पक्ष जो कह रहे हैं उसके साथ हम भी सहमत है इस बात के लिए कि एलजी को बिना किसी वजह सरकार के कामकाज में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला अभी तक कोशिश कर रहा है, वो एलजी के किसी कार्य में दखलंदाजी ना करे, वो गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की दखलंदाजी ना हो, केंद्र के साथ उसके साथ कोई ऐसी बातचीत ना हो। बड़े सोच समझ के साथ वो कदम उठा रहे हैं, वो सोच समझ के साथ सरकार चला रहे हैं। कभी उन्होंने अपने मुंह से कोई बात नहीं कही, यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला इतने बड़बोले बनाते हैं, उन्होंने भी कभी कोई बात नहीं कही केंद्र सरकार के बारे में। वो इसी आशा में लगे हुए हैं कि हमें राज्य का दर्जा मिलेगा और सरकार चलाएंगे। लेकिन ऐसे हालात बनते गए तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छी सरकार के सपने जो आप ले रहे हैं वो आपको मिलने वाली नहीं है। आदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ रहेगा। अब जरा उवैस, शेख उवैस के पास चलते हैं। शेख उवैस जी, आप पर पीडीपी का इल्जाम है कि अब एलजी की जानिब से फैसला लिया गया है कि लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि खामोश तमाशाई है। अभी तक उन्होंने इस हवाले से कोई बयान भी सामने नहीं आया है कि आखिरकार एलजी की जानिब से जो फैसला लिया गया है ये ऐसा क्यों है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश क्यों है, पीडीपी का मानना है। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जो आदर जी, मैं इनको कहना चाहता हूं कि अभी ये अपनी ये सस्ती सियासत बंद रखे। लाइक कि अभी जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो बहरान है, इनको भी पता है कि इनकी वजह से है। ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सस्ती सियासत अभी ये बंद करे। अभी जो आप देख रहे हैं ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि लोगों के जो मैंडेट, लोगों ने जो आपके, चाहे आपके लीडर्स हो, हमारे लीडर्स हो, उसका एक जनाजा उठा रहे हैं हमारे एलजी यहाँ पे। और आप अपनी गंदी सियासत के हम जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है या किसी चीज को लेके हम बात नहीं करते, हम हर एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर में अगर कहीं पे लैक होता है एलजी शासन से, हम उस पे भी बात कर रहे हैं। चाहे ग्राउंड पे कोई रियलिटी जो आवाम को पसंद नहीं है, हम उस पे भी बात करते हैं। अभी जो मुद्दा मकसद है हमारा, जो वक्फ की जो बिल है, आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये उस पे बात करनी बहुत जरूरी है। चाहे ये एलजी साहब का जो ये 48 केस एस्पिरेंट का ट्रांसफर, ये आज इन्होंने एक जंग का ऐलान एक तो देश में भी कर दिया है मुसलमानों के खिलाफ, और जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ यहाँ पे ये जो खिलवाड़ एलजी ने किया, ये जो 48 केस एस्पिरेंट का ट्रांसफर, देखिए ये इन्होंने डेमोक्रेसी का इधर पहले मजाक बना रखा था, अभी भी वो मजाक चल रहा है। इन्होंने डेमोक्रेसी का इधर जनाजा उठा रखा है और ये चीज हम चलने वाले नहीं देंगे। हम पीडीपी वाले हैं नहीं कि लोगों को कुछ बोला फिर 2014 में फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाई। ये बुरहान पीडीपी की वजह से है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदर जी को विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अभी अपनी सस्ती सियासत साइड में रखिए, आप बात कीजिए जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम का फायदा हो, जिससे ये चीज ना हो कि जहां पे जम्मू कश्मीर का जो मैंडेट लोगों ने दिया उस पे खिलवाड़ हो। आप लोगों को भी इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ना कि अपनी सस्ती सियासत को लाके कि ये देखो जी अब जी नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं करती है। अवाम को पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी बात करती है और जितनी जरूरत है उतनी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। वह जी, आप हमारे साथ रहिएगा। अब जरा आदित्य गुप्ता आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो बात एलजी की जानिब से जो हालिया हुक्मनामा जारी हुआ, जहाँ पर 48 के अफसरान का तबादला, और इस पर ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के 5 में। जरा नाजरीन, अब हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। आदित्य गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि ये सब जो अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है या हुआ है, ये पीडीपी की देन है, पीडीपी की जानिब से ही ये सब हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल है, जो एलजी की जानिब से फैसला लिया गया है, अब इस फैसले के बाद जो इंतजामिया है, जम्मू कश्मीर हुकूमत है और राजभवन है, क्या इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? आदित्य जी, जहां तक हाँ जी, देखिए जहां तक बात है कि सब कुछ पीडीपी की वजह से हुआ है, वो मेरे दोस्त एनसी से आते हैं उनकी समझ के ऊपर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि 2019 में पार्लियामेंट में 303 सीटें थी बीजेपी के पास, उसको पीडीपी ने कैसे फ्यूल अप किया था या उसको सपोर्ट किया था, वो यही एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनकी अपनी इंटेलिजेंस एक्सप्लेन कर सकती है। जहां तक बात रही मुद्दे की, बात ये है कि देखिए जो
हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं इस बात पे कि पीटी ने अपनी पावर्स एक्सीड की हैं, जो वेस्टेड नहीं है, उन्होंने उसकी कोशिश की है उसके ऊपर। लेकिन हमारा सारा कहना ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो चुप्पी साध के रखी, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो मुंह तो खोलें, बात तो करें। आप जब तक इस बात को क्रिटिसाइज आटे हाथ नहीं, एलजी आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे। वो आपको फॉर ग्रांटेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप होम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ कोजी होने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आपको लगता है कि अगर आप कोजी होंगे, आप मुंह बंद रखेंगे, तो फिर आपको स्टेटहुड मिलेगी। सर, स्टेटहुड आपका हक है, वो आप लड़के भी लड़ सकते हैं। आपको मैंडेट लोगों के बारे में, लोगों के लिए मिला है, आपको लोगों की बात करने के लिए मिला है। जहां पर आप लोगों के नुमाइंदे हैं, लोग चाहते हैं कि आप इन अफसरों का तबादला करें। ये केस अफसर जो तबादले होने थे, ये आपके पास पावर वेस्टेड है, आप करें। आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो तो सिर्फ ऑपोजिशन सवाल उठाएगा। क्या होम एलजी सरकार, एलजी के पास नहीं है? आप सवाल नहीं पूछ सकते एलजी को कि आपने साहब क्या एक्शन लिया है। आपने कभी इंटरनल ऑडिट किया कि भाई कौन सा अफसर है, किसकी लापरवाही है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो रहा है? हमेशा पाकिस्तान का नाम लेकर आप बाहर निकल जाते हैं। डज दैट सेफगार्ड यू? यू ऑल्सो नो कहीं ना कहीं अपने एंड पे भी गलती होती है। अगर उन चीजों के ऊपर आप सवाल नहीं पूछेंगे एलजी का, देन यू आर नॉट डूइंग एनी गुड सर्विस टू पीपल। आप सरकार में आपकी आवाज ज्यादा मायने रखेगी। मैं एनसी के प्रवक्ता से ये भी पूछना चाहूंगा कि आप होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों आ रहे हैं, अगर आप इतने सीरियस हैं, क्या यू पुट इन ब्लैक एंड व्हाइट? उवे जी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप खामोश क्यों हैं? आपने अपना जो अगरचे एलजी इंतजामी की जानिब से फैसला लिया गया, उवे जी इनका मानना है कि हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, लेकिन ये खुद खामोश क्यों हैं? ये दिल्ली के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में खामोश क्यों है? नहीं, देखिए, वैसी कोई गवर जी कोई बात है नहीं कि हम खामोश बैठे हैं। आप ही के मैं कह रहा हूं कि आई हैव डन एन नंबर ऑफ डिबेट्स जहां पे हमने ओपनली, जहां पे एलजी शासन से जो भी गलती हुई, हमने उस पे आवाज उठाई। स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी, इवन the chief spokesperson of the party has mentioned n number of times जहां ये सब कुछ गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकते। बोलने से वहां पे मैं कह रहा हूं ना कि इसे प्रूव नहीं होएगा कि हम बात नहीं कर रहे हैं। आपके सामने मैं खुला कह रहा हूं कि गुंडागर्दी है जो इन्होंने, चाहे वक्फ बिल को लेके किया, चाहे ये जो 48 ये भी देखिए टाइमिंग क्या थी। जब हम ईद के साथ बिजी थे, स्पेशली हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने ट्रांसफर कर दिए। आप सरकार बोल ही नहीं रही। ये जो कर रहे हैं, ये लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का एक मजाक बना रहे हैं। इसका जवाब जरूर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देगी और जम्मू कश्मीर की आवाम भी देगी। आप कल की मीटिंग का वेट कीजिए, आप देखिए, फिर उसके बाद रिजल्ट क्या होंगे आपके सामने होंगे। खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहते, जहां रही बात, खुद ही नहीं चाहते हैं कि आप कुछ मदद कर सके लोगों की, या अपनी मदद कर सके। रही बात ये, तो हम आपको क्या करेंगे? हम आपको सिर्फ खुशी कर सकते हैं कि साहब आपकी है कि आपके साथ जुड़े हैं, हम आपके साथ हैं जहां पर बात गलत हो रही है आपके साथ। और जो कंट्री के खैर रीढ़ की हड्डी दिखानी है वो तो आपको दिखानी है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो कंट्री के सब चुप हो गए हैं जो ब्लेंडली बोलते थे चीजों के बारे में। जाना है उनके सामने, उनके साथ मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप लोग कहाँ के डायरेक्शन में जा रहे हैं। गलत करेंगे हम हाँ में हाँ मिलाएंगे उस चीज को लेके। हमें होम मिनिस्टर है कंट्री के, हमें इज्जत देनी है, मगर जहाँ पे होम मिनिस्टर गलत करेंगे, इज्जत देनी, मैं कौन सा कह रहा हूँ गला पकड़ लेना है। जो हम वक्फ बिल, आपने अपना बात तो रखनी है ना आगे। बड़ा ब्लंडर किया, हम उस चीज का अपोज कर रहे हैं, तो हम कोई हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। आप 2014 की सरकार जो बनाई है उसी का गलत स्टैंड है, ये उसी ताकि बेड़ा गर्क हो जाए जम्मू कश्मीर के लोगों का 2030 तक। दोबारा आपके पास आएंगे। अब जरा जगदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये दिल्ली की तरह, जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी, तब एलजी और वजीर आला के दरमियान जिस तरह से इख्तियारात पर लड़ाइयाँ भी हुई हैं, जिस तरह से इख्तियारात से वजीर आला को दूर रखा गया, या उसी तर्ज पर यह कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर? Gohar bhai, undoubtedly. Meanwhile, when we were in this debate, I had scribbled out some points which will play a very pivotal role in this existing issue. And let me tell you, as Mr. Adarsh Gupta had already explained it very comprehensively, that at where we have major departments, the LG had already appointed all those IS officers being in head of the department. जी. So whoever
will be the elected public representative. He is not supposed to ask him, and he is not going to answer him accordingly. He is not going to take it as a responsibility. So this is the game or the political gimmick which they had played very shrewdly. This is the very first point. And secondly, यहाँ मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि देखिए, आप किसी भी गैर भाजपाई प्रदेश को देख लीजिए, एनीवेयर इन द कंट्री, एक वक्त था जब गवर्नर के पद की एक गरिमा होती थी, उसके पद का कोई अर्थ होता था, और गवर्नर जो है वो अपने इदारे में ठीक वैसे प्रोपोर्शनली, जैसे कि पूरे देश में राष्ट्रपति का पद होता है, उसी तरीके से राज्य में उसी संवैधानिक पद, हालांकि तुलना में ये जरूर राज्य स्तर का है, लेकिन गरिमा वैसी होती थी। आज आप देखिए क्या स्थिति है, ऐसे ऐसे लोगों को गवर्नर बनाया गया है जो जबरन, मतलब अब तो आलम ये हो गया, आप जगदीप धनखड़ साहब का एग्जांपल ले लीजिए, क्यों उनको जो है उपराष्ट्रपति बनाया गया? क्योंकि पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो कर सकते थे, जो उनके अख्तियार में नहीं भी था, वो भी करने की कोशिश की। उसके साथ साथ आज देखिए उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को किस तरीके से उन्होंने ताक पर रखा है, ये देश जानता है। वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बतौर सभापति जिनके खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश के अंदर ये एक कदरन तरीका बन गया है मरकजी सरकार का कि ऐसे लोगों को अपॉइंट करो जो उनकी उंगलियों पर नाचे, जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर गवर्नर ऐसा लगा दो जो सरकारों को काम न करना दे। यही दिल्ली में हुआ, यही जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है या हो रहा है। लेकिन मैं यहां आपको एक बात फिर से बता दूं कि मौके की हमारी गठबंधन की सरकार, हमारा जो एक नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब तक कोई भी राज्य स्तर की सरकार जो है वो मरकजी सरकार के साथ बेहतर तालमेल नहीं बनाएगी, बेहतर नतीजे नहीं आ सकते। एंड मिस्टर उमर अब्दुल्ला हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ही डिड हिज बेस्ट, बट नाउ as the things are going to be changed, or as it could be assumed so far, अब मुझे लग रहा है अब ये लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं, और ऐसे में this government is going to take the cognizance and hopefully all these freaking rough edges will be rubbed out, and LG will come to know कि where are the limitations and what is his exact position in the government or in the UT. This is what I would like to say. आधारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब अगर यही फैसले या इसी तरह के फैसले आने वाले वक्त में लिए गए हैं तो ये जम्मू कश्मीर की आवाम या जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए कितने खतरनाक या क्या सही साबित होंगे? मैं थोड़ा सा मेरे दोस्त जगदीप जी बड़े एक इंटेलिजेंट है, और बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात ये है बड़ा होमवर्क करके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आदित्य में हमारे अजीज हैं, बहुत अच्छा लगा इनको भी यहाँ मुझे देखते हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमने इन सेशन में देखा, इस सेशन में हम इस बात की प्रेज करेंगे, पीडीपी के चाहे बहुत कम एमएलए थे, लेकिन एक प्रॉपर उन्होंने अपोजिशन का रोल वहां पे अदा किया, नो डाउट। जब भी जरूरत पड़ी, जिस चीज पे जरूरत पड़ी, उन्होंने बोला वहां पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा साथ लेके चलने वाली नीति चलती रही। कांग्रेस की पोजीशन थी कि कांग्रेस के जिस तरह से जगदीप जैसे इनके प्रवक्ता है, अगर ये वहां पे अंदर हाउस में होते तो शायद कुछ नजारा भी कुछ और होता। लेकिन वो सब चीजें जिसपे एक करना चाहिए था, वो सब चीजें ना भारतीय जनता पार्टी कर सकी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकी। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी का शोर शराबे का फायदा उठाते हुए अपने रेजोल्यूशन जो है पास करवाते रहे। अब जो पोजीशन यहाँ पे आई है, यहाँ पे जो 48 जो ऑफिसर्स जिनकी ट्रांसफर कर दी गई है, उसको लेके ये चर्चा, इन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश है, तीसरे ने कहा खामोश होती तो कल का ये मीटिंग ना बुलाती। इनकी खामोशी अब टूटने वाली है। खामोश रह के इन्होंने देख लिया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ से सब कुछ जा रहा है, इसलिए इनकी खामोशी टूट रही है। इसी वजह है कि कल उन्होंने जो मीटिंग जो शुरू होगी, कल मीटिंग के बाद इनकी पोजीशन लगेगी पता, इनकी स्टेटमेंट क्या आती है, मीटिंग के अंदर इनका क्या डिसीजन होता है, क्या ये टकराव चाहते हैं या अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से आदित्य जी कह रहे हैं कि इनकी आवाज नहीं वहां पे पहुंच रही, ये कल पता चलेगा। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो जम्मू कश्मीर को, मैंने पहले भी आपसे कहा है, दिल्ली की तरह ही रहेगा और दिल्ली की तरह ही ये चलता रहेगा। और लोग जो है, जो पिछले 10 साल से उम्मीदों पे बैठे हुए थे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, हमारे काम होंगे, वो वहीं पे बैठे रहेंगे। जिस तरह से डबल इंजन की बात की, ना डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए ही सारा ये जोरों शोर लगा रहे हैं, ना डबल इंजन की सरकार यहाँ बनने वाली है, ना लोगों के यहाँ पे काम होने वाले है, अनटिल अनलेस इन्हें स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नाजरीन, आपको बताते चले कि तर्जमान पीडीपी से आदित्य गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह कांग्रेस से आपका ताल्लुक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदर्श गुप्ता पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शेख उवैस नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हमने बात की है जहां पर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक अहम इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में कल सुबह 11 बजे इजलास मुनक़्क़द होगा। आपको बताते चले कि इजलास उस वक्त बुलाया गया है जब वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर का दौरा है, वज़ीर दाखिला अमित शाह का 6 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा है, और साथ ही साथ वक्फ तरमीमी बिल जो लोकसभा में कल मंजूर हुई है उससे पहले उसके बाद ये इजलास बुलाया गया। और साथ ही साथ जो बड़ा और अहम है, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जो हालिया एक हुक्मनामा, एक फैसला लिया गया है जिसमें 48 के अफसरान का तबादला हुआ है, उस पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हुई है। इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो रुकन असम्बली हैं तनवीर सादिक, उसने अगरचे नाम नहीं लिया है लेकिन दबे अल्फाजों में उन्होंने कहा है कि बेताज बादशाह मुंतखब हुकूमत के मामलात में मुदाखलत करता है तो ये लोगों की मर्जी को मजरू कर रहा है, जो जमहूरियत के लिए सेहतमंद अलामत नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि कल के इजलास में क्या कुछ होगा, ये कल ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा।